दरअसल पे क्या हुआ कि जो पुरानी वीडियो ही जो बन रही थी तो उसमें अचानक से मेमोरी भर गई तो अपने आप ही बंद हो गया। तो अभी मैंने मेमोरी का स्लॉट चेंज करके फिर से आगे की वीडियो बनाई है। तो वो पार्ट वन एक्चुअली था नहीं, वो इकट्ठा ही बनना था पर वो मजबूरी में बन गया। तो कुछ चलिए कोई बात नहीं, आगे चल के और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इस आर्टिकल में जो छूट के रह गया था तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो गे और लेस्बियन कपल्स हैं या कि फिर जो सिंगल वीमेन और मेन हैं, ठीक, तो उनको बच्चा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यानी कि जो परोपकारी सरोगेसी होगी तो सिर्फ वो उन्हीं लोगों के लिए होगी जो कि भारतीय हों, विवाहित हों और चाइल्डलेस हों, अर्थात उनको बच्चा ना हो। तो इससे दोस्तों ये बात स्पष्ट है कि जो बाहरी विदेशी लोग हैं तो उनको अब सरोगेसी का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कहता है प्रावधान कि वो जो कपल है, जो जोड़ा है, वो भारतीय होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बिल ऑल्सो डज नॉट अलाउ मैरिड कपल हु हैव चिल्ड्रन, यानी कि कोई भी ऐसा मैरिड कपल जिसके पास बच्चे हैं तो वो सरोगेसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि शाहरुख खान ने किया, उनका जो छोटा बेटा है अबराम, तो वो सरोगेसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो उन्होंने जो कुछ किया है तो अब वो आगे चल के भारत में ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने चाहे बच्चा गोद लिया हो, अडॉप्टेड हो, चाहे उसका पुराना बच्चा सरोगेट्स रहा हो, सरोगेसी से उत्पन्न हुआ हो, या कि बायोलॉजिकल हो यानी कि आम जैविक प्रक्रिया से जैसे कि उत्पन्न होते हैं बच्चे वैसे पैदा हुआ हो, तो ऐसे किसी भी माता पिता को जिनके पास इस प्रकार से पहले से कोई बच्चा है वो सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगली खबर है कि ग्लोबल फंड टू हेल्प सॉल्व इंडियाज HIV ड्रग्स क्राइसिस, यानी कि भारत के HIV ड्रग्स, HIV दवा से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो गई है उससे निपटने के लिए उसने एक ग्लोबल फंड से सहायता मांगी है। अब कहेंगे कि ये क्या मामला है? दोस्तों मामला ऐसा है कि जो HIV की एक दवा है, यानी कि उससे क्योर तो नहीं करती है, उससे ठीक तो नहीं करती है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी जो HIV है तो उसे सस्टेन करती है, यानी कि किसी तरीके से उसके जो दुष्प्रभाव हैं तो उन्हें किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकती। यानी कि जो HIV का वायरस है वो उसको शरीर से ख़त्म नहीं कर सकती है, पर उसके प्रभावों को ज़रूर वो कम कर सकती है। तो ये जो दवा है दोस्तों, तो भारत में इसको बनाती है सिप्ला। ठीक, तो भारत अभी तक क्या करता था कि सिप्ला से ये दवाएं लेता था, लेकिन है क्या कि भारत ने सिप्ला से दवाएं ले करके इसको सिप्ला को पैसा ही नहीं दिया। यानी कि सरकार ने दवाएं तो बहुत सारी ले ली सिप्ला से पर पैसा नहीं दिया। यानी कि जो पेमेंट होती है तो कभी आधा अधूरा पैसा, कभी दिया ही नहीं। इस चक्कर में क्या है कि सिप्ला ने इनको दवाई देना ही बंद कर दिया। तो जैसे कि दवा की खरीद होती है तो एक टेंडर जारी होता है। आपको पता है कि सरकार अगर कुछ भी खरीदती है तो टेंडर जारी करना पड़ता है। तो अब जब सरकार दवा की खरीद के लिए टेंडर जारी करती है तो सिप्ला उसमें हिस्सा ही नहीं लेता, और चूंकि सिप्ला ही इकलौता निर्माता है उस दवा का तो बाकी लोगों के हिस्सा लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि बाकी दवा निर्माता तो उसको उस दवा को बनाते ही नहीं है। तो सिप्ला क्या है कि टेंडर में हिस्सा ही नहीं लेता। तो इस प्रकार से सरकार को एक तरीके से सिप्ला ने दवा देना बंद कर दिया है। तो सरकार जो है तो बड़ी परेशान है। क्यों इसलिए परेशान है? क्योंकि इनको जो दवा देनी थी लोगों को तो वो दवा सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि सरकार ने कहा है कि हम धीरे धीरे करके आपका जो बचा हुआ पैसा है वो पटा देंगे, लेकिन लोग इस बात के लिए राजी नहीं हैं। सॉरी, मतलब कि सिप्ला इस बात के लिए राजी नहीं है। सिप्ला का कहना है कि जो कुछ पैसा है आप हमें इकट्ठा दे दीजिए, आप क्यों हमें फालतू में परेशान कर रहे हैं कि कभी आधा अधूरा पैसा दिए। अभी क्या है कि सरकार ने 6 करोड़ रुपए और सिप्ला को देने की बात कही है, लेकिन दरअसल पे जो पुराना उधार है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सिप्ला कहना है कि आप इकट्ठा उसमें पटा दीजिए, आप इस तरीके का थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो हमें उससे समस्या है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा झगड़ा चल रहा था तो सरकार ने ये कहा कि हम सीधे सिप्ला से नहीं लेंगे दवाई, बल्कि जो एक ग्लोबल फंड है जिसका नाम है ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, यानी GFATM, तो इसके माध्यम से पहले ये सिप्ला से दवा खरीदेगा फिर हम इससे खरीदेंगे। यानी कि ले दे करके उनका ये कहना है कि सिप्ला का जो पैसा बचा हुआ है तो हम सीधे पूरा का पूरा अभी नहीं देंगे, उल्टे हम कोई एक नया रास्ता ढूंढ करके सिप्ला से दवा लेते रहेंगे। तो ले दे करके अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है समझ में नहीं आता। अगर उनको पैसा देना है तो दे देना चाहिए स्पष्ट तरीके से, और सीधे उसके बाद सिप्ला टेंडर में आ जाएगा और वो सीधे इनको दवा उपलब्ध कराने लगेगा। तो सिप्ला का पैसा ना चुका करके अब ये एक दूसरा रास्ता यानी कि किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से दवा लेंगे, और लेना तो सिप्ला से ही है। तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं।
तो दोस्तों एक खबर ये है कि PAU डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट BT कॉटन वैरायटी, यानी कि PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भारत की पहली BT कॉटन BT कपास की किस्म को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो BT कॉटन होता है तो ये दरअसल एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड एक कॉटन होता है, ठीक, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि पहले कपास के पौधों में लग जाया करती थी वो अब इसमें नहीं लगती हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि इसका जो बीज होता है तो ये काफ़ी महंगा आता है और भारत जो है तो इसका बीज अभी तक बना नहीं पाया था। इसका जो पेटेंट था तो वो बाहरी विदेशी कंपनियों के पास था जो कि भारत में BT कॉटन के बीजों को महंगा बेचती थी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो क्या किया है कि अब अपने शोध से सफलतापूर्वक भारत की पहली BT कॉटन किस्म को विकसित कर लिया है, ठीक। और जो ICAR है तो उसने इस वैरायटी को नाम दिया है PAU BT1, ठीक। और उसके अलावा जो अन्य दो किस्में हैं F1861 और RS2 2013, तो इनको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कल्टीवेशन के लिए यानी कि उनकी खेती करने के लिए इजाज़त भी दे दी गई है। इट इज़ अ चीपर अल्टरनेटिव टू BT कॉटन हाइब्रिड सीड, यानी कि जो BT कॉटन का एक हाइब्रिड बीज होता है, संकरित बीज होता है, तो उसका ये वैकल्पिक कार्य करेगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं, लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया मलेशिया बैन ईच अदर सिटीजन फ्रॉम लीविंग, यानी कि उत्तर कोरिया और मलेशिया दोनों ने ही एक दूसरे के नागरिकों को देश छोड़ने की जो इजाज़त है उससे मना कर दिया है। तो दोस्तों मामला क्या है? मामला आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और मलेशिया के बीच अभी कुछ दिनों से किम जोंग नाम की हत्या को लेकर के तनाव हो गया है। तो हुआ क्या था कि अभी मलेशिया ने क्या किया था कि नॉर्थ कोरिया के जो एम्बेसडर थे तो उनको वापस भेज दिया था नॉर्थ कोरिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने अचानक से एक ऐसा स्टेप लिया कि सभी शॉक्ड हो गए, यानी कि सभी को अचानक से बड़ा अचंभा लगा कि यार इन्होंने ये, उन्होंने ये कहा कि जितने भी मलेशियाई उत्तर कोरिया में रहते हैं तो कोई भी उत्तर कोरिया छोड़ के अब जा नहीं सकता, यानी कि उनको एक तरीके से नज़रबंद कर लिया, उत्तर कोरिया के अंदर कैद कर लिया। तो इस स्थिति में जब मलेशिया को ये पता चला तो मलेशिया ने क्या किया कि जो उत्तर कोरियाई मलेशिया में रह रहे थे तो उनको उन्होंने नज़रबंद कर लिया और कहा कि अब वो मलेशिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और बढ़ क्या सकता है, इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब रज्जाक, तो उन्होंने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है तो उसने जो अपना एक ऑर्डर दिया है मलेशियाई लोगों को नॉर्थ कोरिया में नज़रबंद करने का, वो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ठीक। और उन्होंने कहा कि एन एबहॉरेंट एक्ट इफेक्टिवली होल्डिंग आवर सिटीजन होस्टेज, यानी कि हमारे लोगों को बंधक बनाने का ये एक दुष्प्रयास है। तो दोस्तों अगली खबर है कि EU कोर्ट स्टेट्स कैन डिनाई वीज़ास टू रिफ्यूजीज, यानी कि EU की, यूरोपियन यूनियन की अपनी जो एक कोर्ट है, अदालत है, तो उसने ये कहा है कि जो देश हैं वो शरणार्थियों को वीज़ा देने से इनकार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो EU है तो उसकी अपनी एक खुद की पार्लियामेंट भी है, संसद भी है, और उसकी अपनी एक खुद की कोर्ट भी है। तो जो EU की टॉप कोर्ट है, जो सर्वोच्च अदालत है, तो उसने मंगलवार को ये निर्णय दे दिया कि जो राज्य हैं या जो देश हैं तो कोई भी व्यक्ति जो कि शरण चाहता है और उसके लिए दावा कर रहा है शरण के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, उसके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, ठीक। तो किस मामले में निर्णय दिया था कि एक सीरियाई फैमिली थी तो उसने कहा था कि उसको बेल्जियम में क्या चाहिए, असाइलम चाहिए, शरण चाहिए, लेकिन क्या था कि बेल्जियम ने उससे इनकार कर दिया था। तो दोस्तों अब है क्या कि सारे देशों ने ये अपनी तरफ से एक बनाना शुरू कर दिया है, मतलब विचार कि जो शरणार्थी हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पहले ही आ चुके हैं यूरोप में, तो अब और ज़्यादा मात्रा में वो उनको नहीं ले सकते हैं। तो ये जो केस है और इसमें जो फैसला आया है तो एक तरीके से जो शरणार्थियों का इन्फ्लक्स, शरणार्थियों की एक जो धार यूरोप की तरफ बह चली है, तो उसको रोकने के लिए पहला कदम माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउथ सूडान फेजिंग एथनिक क्लींजिंग, यानी कि जो दक्षिणी सूडान है तो वो एक प्रकार से एथनिक क्लींजिंग, जातीय नरसंहार को फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है, ऐसा कहना है UN का। तो UN का कहना है कि जो दक्षिणी सूडान है तो वो लड़खड़ाता हुआ
ठीक जनसंहार और जातीय नरसंहार की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ठीक, तो यानी कि एक तरीके से कहना है कि एथनिक क्लींजिंग जो होती है तो वो किसी एक विशेष जाति के लोगों को पूरी तरीके से उस इलाके से ख़त्म कर देने की, नष्ट कर देने की कोशिश होती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि म्यांमार में जो रोहिंग्या हैं तो उनकी एथनिक क्लींजिंग की जा रही है, यानी कि उनको पूरी तरीके से वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि या तो हम आपको मार देंगे यहाँ पे, या कि फिर आप हमारा इलाका छोड़ के भाग जाइए जहाँ से आप आए हैं। तो कुल मिलाकर के यही दक्षिणी सूडान में भी, साउथ सूडान में भी चल रहा है कि वहाँ पर कुछ विशेष जातियों की एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है कि सूडान की, दक्षिणी सूडान की जो खुद की सेना है तो वही इस मामले में इन्वॉल्व है। तो ये कहना है यूएन का कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर वायोलेशन एंड वांट दैट इफ़ नो वन इज़ हेल्ड टू अकाउंट द वायबिलिटी ऑफ साउथ सूडान विल बी स्टिमीड। यानी कि आपको बता दूं कि जो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है, तो अभी 2012 में एक राष्ट्र बना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वायबिलिटी ऑफ साउथ सूडान विल बी एस्टिमेट, यानी कि जो साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान की व्यवहार्यता है तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कानूनों का उल्लंघन करती रहीं और कोई भी इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है तो। ठीक, तो दोस्तों अगली खबर ये है कि कॉमनवेल्थ अनवील्स इनिशिएटिव टू स्टाम्प आउट डोमेस्टिक वायलेंस। यानी कि जो राष्ट्रमंडल है तो उसने अपनी उस पहल का अनावरण किया है जिसमें कि वो घरेलू हिंसा को समाप्त करने या घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करेगा। तो लिखा हुआ है कि इन 2018 इट मे कम अप विथ पैक्ट ऑन एंडिंग द स्कॉर्च। यानी कि 2018 में जब ये एक समझौता समाप्त होगा, तो मतलब कि जब ये एक अवधि समाप्त होगी 2018 की जो कि इसमें दी गई है, तब वहाँ पर एक पैक्ट होगी, एक समझौता होगा जिससे कि आगे चल के इसको हो सकता है कानूनी दर्जा दिया जाए। तो आपको बता दूं कि ये किस लिए है। तो राष्ट्रमंडल के देशों की अभी एक लंदन में बैठक होने वाली है, तो वहाँ पर ये है कि कहा गया है कि जो घरेलू अत्याचार है यानी घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो एक स्टबन स्टेन यानी कि एक जिद्दी दाग की तरह हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर लगा हुआ है। तो उसको हटाने के लिए, उससे निपटने के लिए पीस इन द होम नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीस इन द होम नाम का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाएगा? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल के देशों के द्वारा चलाया जाएगा। तो इसका क्या मकसद होगा? इसका मकसद ये होगा कि जो राष्ट्रमंडल के देश हैं तो उन देशों को वो सभी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी जिससे कि वो अपने स्कूलों में और अस्पतालों में या कि फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी इस चीज़ के लिए अवेयरनेस या जागरूकता फैलाई जा सकती है, वहाँ पर इसके लिए जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम रखा जाएगा या प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें थी वो यही था कि पीस इन द होम नाम का जो प्रोग्राम है तो कौन चला रहा है, यही क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। हालांकि एक और क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि जो पीस इन द होम है तो ये कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था। तो हो सकता है कोई उसमें एक ऑप्शन दे दे कि सीरिया में शांति के लिए। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग उसमें भी लगाएं कि सीरिया में अशांति फैली है तो शायद वहाँ पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा हो। लेकिन है ये किस लिए? ये घरेलू अत्याचार से, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कार्यक्रम है। तो दोस्तों एक खबर है कि मीटिंग टू सेट रिव्यू पोस्टल इंपोर्ट्स, यानी कि जो पोस्टल इंपोर्ट्स हैं, डाक के द्वारा जो आयात होती हैं सामग्रियाँ, उन पे पुनर्विचार करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि द फिनांस मिनिस्ट्री विल कन्वीन एन इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग नेक्स्ट वीक टू रिव्यू अ सर्ज इन पोस्टल इंपोर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स थ्रू द कॉमर्स एंड एज वेल एज रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज फॉलोइंग द सीजर ऑफ द हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स बुलियन। बहुत सारा हो गया, तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ एक सेंटेंस के बराबर है, देखिए हिंदू में। तो इसमें ये है कि जो फिनांस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, तो आगे चल के एक बैठक का आयोजन करेगा जो कि अंतर मंत्रालयीन बैठक होगी और उसमें इस बात पे पुनर्विचार किया जाएगा कि जो पोस्टल इंपोर्ट्स हैं उसमें जो एक सर्ज यानी वृद्धि हो गई है, जिसमें कि कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं तो
ई कॉमर्स के माध्यम से मंगाई जा रही हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज, सुरक्षा के मुद्दे इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जिसमें कि ड्रोन के माध्यम से वस्तुओं को भेजना, या कि जो पार्सल हैं उनमें बुलियन यानी सोना चांदी इत्यादि की चीज़ों को भेजना, या कि जो फेक करेंसी है, जो नकली मुद्रा है, फर्जी मुद्रा है, तो अगर विदेशों से कई बार पार्सल आता है, उसमें क्या होती है, उसमें अंदर फेक करेंसी भरी हुई होती है, यानी कि उसको यहाँ पे भेजा जाता है पाकिस्तान इत्यादि देशों के द्वारा, कि ताकि यहाँ पर गलत तरीके से उसका दुरुपयोग किया जाए। तो बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तान से वो सीधे नहीं आता, वो दुबई इत्यादि से कहीं से आता है वो पार्सल, और उसके बाद क्या होता है, उस पार्सल में क्या होती है, अंदर फेक करेंसी होती है, तो यहाँ पे लोग फिर उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए वो एक मीटिंग रखी गई है। तो जब ये मीटिंग हो जाएगी एक हफ्ते बाद, तो फिर इसमें जो कुछ निकल के सामने आएगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि अभी तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। तो यही है कि आगे इसमें लिखा हुआ है कि द मेजर इंक्लूड अ मूव टू टाइटन सिक्योरिटी बाय अपग्रेडिंग एक्सरे मशीन्स, यानी कि अभी आपको बता दूं, जो एक्सरे मशीन्स हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो अंदर पार्सल होता है तो उसमें कुछ कुछ ऐसे प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें हैं वो लगा देते हैं कि बहुत सी एक्सरे मशीन्स उसको पार नहीं कर पाती, यानी कि आजकल ऐसे ऐसे मटेरियल भी आ गए हैं कि एक्सरे जो है तो पार नहीं कर पाता। तो कई बार पता नहीं चलता है कि एक्सरे के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर एक्चुअली क्या था। तो अपग्रेडेड एक्सरे मशीन चाहिए जो कि हर चीज़ को पार कर जाती हो, जिससे कि पता चल जाता हो कि वास्तविकता में उसके अंदर क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि आगे चल के जो कुछ भी इंपोर्ट होता है तो पहले कस्टम विभाग में क्या होगा कि उस चीज़ को चेक किया जाएगा अपग्रेडेड एक्सरे मशीन से कि उसके अंदर क्या है। तो एक खबर है कि यू कैन स्विच फ्रॉम ईपीएफ टू एनपीएस, यानी कि आप ईपीएफ से एनपीएस की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जिसके पास ईपीएफ है तो वो एनपीएस की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों ईपीएफ क्या है, ये है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक, कर्मचारी भविष्य निधि, और एक दूसरा जो है दोस्तों उसको कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो है क्या कि आपको बता दूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो जब वो नौकरी करता है तो उसका एक ईपीएफ यानी कि एक ईपीएफ अकाउंट बन जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट बन जाता है, जिसमें कि उसकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो है तो काट काट करके जमा किया जाता है, और अंत में जब वो रिटायर होता है तो वो उसको लौटा दिया जाता है, ठीक। तो है क्या कि ये कहा जा रहा है कि लोगों के पास जो अपने ईपीएफ में पैसा है तो अगर वो चाहें तो उसे नेशनल पेंशन सिस्टम जो है तो उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है तो इसके लिए जो विनियामक संस्था है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए के बारे में ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे क्या है कि जो ये सारी संस्थाएं लिखी होती हैं ना तो इनकी अपनी खुद की वेबसाइट भी होती हैं। तो आप इनकी जब वेबसाइट में जाएंगे तो लिखा होता है अबाउट अस, ठीक। तो ये सारे जितने भी संस्थान हैं ना तो इन सारे संस्थानों की वेबसाइट में जाकर के उनके अबाउट अस के बारे में जो कुछ भी दिया हुआ होता है आधे एक पेज की जानकारी वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में वहीं से सीधा क्वेश्चन उठाता है। मैंने जितने भी संस्थान देखे हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं संस्थानों संबंधित, तो मैं क्या किया, बाद में उनकी वेबसाइट्स पे गया और मुझे पता चला कि उन वेबसाइट्स में उनके बारे में जो अबाउट अस लिखा होता है तो उसी से वो सीधे क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी, मतलब कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही वहीं से उठा लेता है कई बार। तो इसलिए आप लोग जो है तो ये ऐसे जो कोई भी संस्थान मिलें, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पर आपको यही करना है कि उनके विकीपीडिया इत्यादि पेजों पे ही बहुत जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अबाउट अस उनका देख लीजिए। तो यहाँ पर ये है कि जो पीएफआरडीए है तो उसका ये कहना है कि जो ऐसे लोग हैं तो वो एनपीएस की तरफ अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों एक खबर है कि लोकल स्टील में बिकम अ मस्ट फॉर 59 बिलियन इंफ्रा स्पेंड, यानी कि जो क्षेत्रीय स्टील है, अपना जो लोकल स्टील है जो कि हमारे देश में ही बनता है, तो वो हमारे 59 बिलियन डॉलर के अवसंरचना पर किए जाने वाले सरकारी खर्च के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार ने कहा है कि वो इस साल तकरीबन 59 बिलियन डॉलर यानी 59 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना खड़ा करेगी। तो ये सारी जो अवसंरचना खड़ी होगी तो जाहिर तौर पे इसकी स्टील की बहुत ज़रूरत होगी। अवसंरचना में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है स्टील की, फिर सीमेंट इत्यादि की, ठीक। तो है क्या कि ये जो स्टील है तो कहना है सरकार का कि हम चीन से इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टील आपको बता दूं कि इस समय जो भारत में आ रहा है तो चीन से ही आ रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारा स्टील है जो कि दक्षिण कोरिया से आता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसका नाम है पॉस्को, तो वहाँ से आता है। इसके अलावा दोस्तों जो आर्सेलर मित्तल है
तो बेसिकली जो आर्सेलर मित्तल है तो ये एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक। तो यहाँ से भी काफ़ी सारा स्टील जो है तो कई बार भारत में इंपोर्ट कर लिया जाता है। अब है क्या कि ये कहना है भारत सरकार का कि इस बार जो स्टील है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए तो वो भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा, जैसे कि JSW स्टील से या कि टाटा स्टील से, ठीक। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं तो वो रिवाइव होंगी, वो इम्प्रूव होंगी, ठीक। उनकी जो स्थिति है वो सुधरेगी। लेकिन क्या है कि इसमें एक पेंच ये फंस सकता है कि WTO के द्वारा जो अपने एक नॉर्म्स तय किए गए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, तो कहीं ये उसमें आड़े तो नहीं आता। तो है क्या कि इसके लिए पहले सब कुछ चेक किया गया, फिर पाया गया कि ये उसमें आड़े नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो WTO का मानक कहता है वो ये कहता है कि प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज्ड फॉर गवर्नमेंटल पर्पस एंड नॉट विथ अ व्यू टू कमर्शियल रिसेल और विथ अ व्यू टू यूज इट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर कमर्शियल रिसेल। यानी कि अगर सरकार कोई भी चीज़ खरीदती है इसलिए कि वो उसे अपने काम के उपयोग में लाएगी, ना कि उसे दोबारा बेचेगी अथवा उससे कोई नई नई वस्तु बना करके उसे बेचेगी। तो सीधी सी बात कि अगर सरकार स्टील खरीद करके उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टील खरीद करके उसे बेचती है किसी दूसरे देश को, या कि फिर उस स्टील से कोई प्रोडक्ट बना करके, गाड़ियाँ इत्यादि बना करके अगर वो बेचती है, तो ये WTO के मानकों के हिसाब से उसका उल्लंघन होगा। तो यानी कि ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अगर सरकार इसमें क्या करती है कि अब देश के ही लोगों से, देश के ही उत्पादकों से स्टील खरीद करके उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाती है, तो यहाँ पर WTO के मानकों का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि वो बाकी लोगों को बैन करके भारतीयों से ही, भारतीय कंपनियों से स्टील खरीद करके उसको बाहर बेचती या कि उससे वस्तुएं बना करके बाहर बेचती, तो ये WTO के मानकों का उल्लंघन हो जाता। तो ठीक, तो इस पे वहाँ पे जा करके US और बाकी जो देश हैं जो कि भारत को स्टील निर्यात करते हैं, तो सारी जो चाइना और साउथ कोरिया और जैसे देश हैं, तो ये हंगामा करते कि भारत जो है तो WTO के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक खबर थी, खबर महत्वपूर्ण नहीं है, एक नाम आया है, उसका नाम है ICEGOV यानी कि ICEGOV, ठीक। तो दोस्तों इसके बारे में अभी तक हिंदू ने विस्तार में कुछ नहीं छापा है, तो जब छापेगा तो बात करेंगे। लेकिन आप इसको जरूर एक बार इंटरनेट में जा करके देख लीजिएगा, या शायद किसी और अखबार में आया हो तो देख लीजिएगा कि ICEGOV क्या है, ठीक। तो ये एक प्रकार की पहल है। तो इसके बारे में मैंने भी अभी बहुत नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं भी हिंदू में ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ, तो अभी तो इन्होंने छापा नहीं। तो जब आ जाएगा तो फिर इसके बारे में विचार करेंगे। तो दोस्तों आज के द हिंदू में कुल मिलाकर के इतना ही था। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।